हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में अभी इंग्लिश में सेंटेंस और टेंस में अभी 1 से 2 वॉल्यूम अभी समाप्त हुआ है। इसके बाद आगे जो है कम से कम 6 से 7 सेक्शन में आपको जो है सेंटेंस और टेंस के बारे में राय सर द्वारा बताया गया है। इसलिए सीयूईटी का एग्ज़ाम हो या एसएससी, एनडीए या एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो और अदर भी कोई कंपटीशन आपको देना हो तो इजी एंड गोइंग इतने कठिन से कठिन चीज़ों को आसानी तरीके से बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है। इसके बाद राय सर द्वारा अगला जो है सेक्शन को, पूरी सेक्शन को ध्यान से देखें। ओके, थैंक यू। चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। कल हमने आपसे कई टेंस के बारे में चर्चा की थी। लास्ट वाला ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने यहाँ तक बताया था मेरे आने से पहले वह अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, क्या सिस्टम था आपने देखा। इसमें भी क्या और नहीं का वही सिस्टम है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में था। अगर क्या पहले है तो जो पहले सेंटेंस लिखा जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब आप पहले लिखेंगे। नहीं अगर होगा तो जो पहले लिखा जाएगा उसमें नॉट होगा। ये पहले की तरह से है, इसमें बाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें केवल पहले कंजंक्शन से रिलेटेड ही आता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की पहचान होगी, यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा अथवा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा ये लगा होगा। और इसको बताने के लिए टाइम दिया गया होगा। आपको पता है कि टाइम दो तरह से होगा, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित के पहले सिंस और अनिश्चित के पहले फॉर का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सब में हेल्पिंग वर्ब लगता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल, हैव, बीन या विल हैव बीन, ये दोनों। इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाएंगे। अब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी इन द वर्ब, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, इसके बाद टाइम। जैसा कि हमने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन होता है या विल हैव बीन। कौन सा लगेगा ये नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। आई और वी के लिए शैल हैव बीन का यूज करेंगे और अदर्स यानी आई और वी को छोड़ करके कुछ भी होगा उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे।
जैसे he will have been doing his work since 5 o'clock. He will have been doing his work since 5 o'clock. वह 5 बजे से अपना काम कर रहा होगा। अब निगेटिव में देखिए, प्रॉब्लम निगेटिव में ही आती है, इसके निगेटिव में, क्योंकि इसके पहले जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब देखा था या तो अकेला था, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, इस तरह से, या फिर 2 शब्दों से मिलकर के बना था, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, हैड बीन, इस तरह से। यहाँ 2 नहीं 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है शैल, दूसरा है हैव और तीसरा है बीन। यहाँ है विल, हैव, बीन, 3। तो अब क्या करेंगे? यहीं पर गलतियां होती हैं। याद रहे कि हमेशा हैव बीन एक साथ रहेगा, सेपरेट शैल या विल हुआ करेगा। जैसे नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, जिसमें या तो शैल आएगा या तो फिर विल। इसके बाद होगा नॉट, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस। ये डिपेंड करता है टाइम पर, टाइम कैसा है, निश्चित या अनिश्चित। और इसके बाद आप लिखेंगे टाइम, देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट देखिए, सी विल not have been helping her friend for 4 hours. देख रहे हैं? इंट्रोगेटिव में देखिए, कौन सा इंट्रोगेटिव? जिसमें हिंदी वर्जन में पूछने वाला शब्द वाक्य के पहले आता है। तो ऐसे में एज ए रूल आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लाइक दिस। शैल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, इसके बाद टाइम, देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये
will he have been writing a letter for 1 hour? यही अगर इस तरह का होगा जिसमें हिंदी वर्जन में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा, तो क्या करेंगे? हमेशा की तरह से उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, बाकी सारा सिस्टम वही होगा। आप वाई लगा सकते हैं। वाई विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 hour? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का देखिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब वह वाक्य जिसमें पूछने वाला शब्द भी होगा, मना करने वाला भी शब्द होगा, प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द भी होगा। ये भी दो तरह का होता है। पहला, हिंदी वर्जन में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होगा, नकारात्मक वाक्य के बीच में कहीं भी हो सकता है। तब उसका फार्मूला क्या होगा? शैल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। अब हैव बीन थोड़ा और आगे चला गया। हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, इसके बाद टाइम, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल मोहन नॉट हैव बीन preparing for the examination since Monday। दूसरा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें पूछने वाला शब्द, मना करने वाला शब्द दोनों वाक्य के बीच में होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड हिंदी वर्जन में दोनों बीच में होगा। ऐसे कंडीशन में हमेशा की तरफ से आप क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख देते हैं, बाकी सब कुछ वही होगा। आप वेयर लगा दीजिए। Where will Mohan not have been preparing for the examination since Monday? कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा पहले होगा, उसकी पार्टिकुलर इंग्लिश जो होगी वो पहले होगी।
तो इस तरह से आपने टेंस में देखा कि किस किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई किया जाता है, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेंटेंस को भी आपने देखा। लेकिन कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं जो एडिशनल हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें इनसे अलग हट करके नियम लगता है। कुछ नेगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, आई हैव नथिंग टू डू, ही हैज़ नथिंग टू ईट। अब देखिए ये पुराने फार्मूलाज पर नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हैज़, अगर सिंगुलर नंबर का नहीं है, प्लूरल नंबर आई या यू है तो हैव लगेगा। इसके बाद आप नथिंग का यूज करेंगे, इसके बाद टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह का भी नेगेटिव होता है। I saw him nowhere, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। यहाँ पर और चेंज हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोवेयर। इतना बताने के बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश टोटल प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो मेन चीज़ें थी आपको बता दी गई। हो सकता है कि प्रैक्टिस करने के दौरान आपको कुछ नई नई चीज़ें भी मिलें, उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इनको तो आपको नहीं छोड़ना है। ये तो आपके सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, अब एक चीज आता है अरेंज द सेंटेंसेस। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स इधर उधर करके दे दिए गए होते हैं, आपको प्रॉपर वे में लिखना होता है, अरेंज करना होता है। वो सेंटेंस और टेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी दो आपको बताया गया है तो तीसरा ऑटोमेटिक आपका तैयार होगा। इसी के प्रैक्टिस की बात आपको हम कर रहे थे। एक करके देखते हैं। ये दे दिया और इसको कहा अरेंज द वर्ड्स। आप देखिए किस तरह का बन सकता है। पूरा सेंटेंस आपके ध्यान में होना चाहिए, पूरा सेंटेंस, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, सब कुछ। देखिए यहां मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा है, इसका मतलब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव बन नहीं सकता। मार्क ऑफ
एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी नहीं लगा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन नहीं सकता। जब आपको बनाना है तो अफर्मेटिव ही बनाना है, क्योंकि नॉट भी नहीं है। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए या किसी भी निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट। इस पूरे जो दिए गए शब्द हैं में देखिए कि सब्जेक्ट क्या बन सकता है, तो ही बनेगा। वर्ब में यस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में यस या ईएस लगा होता है, गेट्स। तो ये गेट्स नहीं होता है, गेट्स अप होता है। गेट अप का मतलब होता है उठना। ही गेट्स अप, कब? अर्ली इन द मॉर्निंग। अब क्या करेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेंटेंस के बीच में देख रहे हैं अफर्मेटिव ही है, तो अफर्मेटिव का सिस्टम क्या है? फुल स्टॉप। देखिए फार्मूला आया कि नहीं? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर्स। ठीक है, ये आप अपने से करेंगे। इसका फार्मूला इन दोनों को मिला करके हम बार बार बता दिए हैं। सेंटेंस और टेंस का कॉम्बिनेशन ही रीअरेंज द सेंटेंसेस को सही करता है। अब समरी के रूप में, सारांश के रूप में आपको बता देना चाहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही नेवर का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। कब? जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के केस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज आप नहीं करते, लेकिन बाकी भी जितने भी टेंस हैं, बाकी इन दोनों को छोड़कर उसमें हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आप जरूर लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही होता था ना, हु टीचेज यू हिंदी। पास्ट में हु टॉट यू हिस्ट्री टुडे। ये देखिए, अब कंटिन्यूस में देख लीजिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। हु इज टीचिंग यू संस्कृत। ठीक है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो इस तरह का, आप वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी आपको मदद मिलेगा।
और इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।